Dear students, welcome to my YouTube channel, Chemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, आज हमारा कार्बन 13 NMR का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन 13 NMR से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिर कार्बन 13 NMR जो है, इसका NMR स्पेक्ट्रम लेना कार्बन 13 का मुश्किल क्यों है, कौन सी डिफिकल्टीज हैं, जिसमें हमने देखा था कि इसकी जायरो मैग्नेटिक रेशियो कम होती है क्योंकि मैस ज्यादा है, और नंबर 2 पे इसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत थोड़ी है कार्बन 13 की, ऑलमोस्ट 1.08। आज हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कार्बन है, जो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम है, उस स्पेक्ट्रम में कहां अपीयर होंगे, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो। पोजीशन जो होती है स्पेक्ट्रम में किसी भी कार्बन एटम की, वो डिसाइड होती है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से। यानी जो कार्बन है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, जितनी डेंसिटी उसके इर्द गिर्द ज्यादा होती जाएगी, उतना ही केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द कार्बन एटम थोड़ी होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एक्चुअली जो कार्बन एटम है, हम देखते हैं कि वो कितना शील्डेड है, उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो न्यूक्लियस ज्यादा शील्डेड होगा, और जितना शील्डेड होगा उतनी ही उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ी आएगी। तो डिफरेंट कार्बन एटम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। क्यों? उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है पोजीशन को, कि उसकी पोजीशन कहां पे होगी स्पेक्ट्रम में। अब इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को कई चीजें अफेक्ट करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी हो सकती है। तो जो किसी भी एटम के कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उससे करंट प्रोड्यूस होगा, उसको कहती हैं लोकल डायामैग्नेटिक करंट, LDC। कहां से प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लोकल डायामैग्नेटिक करंट है, ये जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है जितनी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मूवमेंट ज्यादा होगी, लोकल डायामैग्नेटिक करंट ज्यादा जनरेट होगा, उतना ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब है वो उस न्यूक्लियस को शील्ड करके रखेगा, जिसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक शील्डिंग। किसने शील्ड किया? लोकल डायामैग्नेटिक करंट ने। इसी वजह से हमने उसको कहा लोकल डायामैग्नेटिक करंट, से ही हमने लिया डायामैग्नेटिक शील्डिंग। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लोकल डायामैग्नेटिक करंट जनरेट होता है, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और इस तरह वो प्रोटेक्ट करके करता है उस न्यूक्लियस को। और फिर इस फिनोमिना को कहते हैं डायामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। एक फैक्टर हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनकी मूवमेंट से लोकल डायामैग्नेटिक करंट जनरेट होगा, लोकल डायामैग्नेटिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसकी डायरेक्शन जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट होगी, यानी वो अपोज करेगा उसको। वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखेगा, बचा के रखेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और जितना वो शील्ड करके ज्यादा रखेगा, उसको बचा के ज्यादा रखेगा, इसका मतलब है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम आएगी। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये है जो लोकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं
इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से लोकल डायमैग्नेटिक करंट जनरेट होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। यानी ये जो लोकल डायमैग्नेटिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा, यानी न्यूक्लियस को शील्ड करके रखेगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी पे प्रीसेस कर जाएगा, यानी लेस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एब्जॉर्ब करेगा। यानी उसको आपको रेजोनेट करवाने के लिए लो एनर्जी चाहिए होगी, कम एनर्जी वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स चाहिए होंगी। देख लेते हैं इसको ऐसा क्यों। देखिए, ये है हमारे पास एक ऐसा प्रोटॉन जो लेस शील्डेड है। देखें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एक ऐसा प्रोटॉन है, एक ऐसा न्यूक्लियस है, कार्बन 13 है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से मुराद है वो उतना ज्यादा शील्डेड नहीं है। अगर वो उतना ज्यादा शील्डेड नहीं है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज्यादा अच्छे से अलाइन कर जाएगा। ये देखें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये न्यूक्लियॉन जो है वो अलाइन कर गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब अगर आपने इसको रेजोनेट करवाना है तो रेजोनेट करवाने के लिए इसके ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आपने इसको ज्यादा एंगल से रोटेट करना है। देखें 180 डिग्री है, इसकी डायरेक्शन ये है। आपने इसको इस तरह से रोटेट करवा के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है, यानी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। मींस जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी अराउंड द न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से मुराद है उसकी मैग्नेटिक फील्ड से अलाइनमेंट अच्छी हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड से अलाइनमेंट अच्छी हो जाएगी तो उसको प्रीसेस बड़े एंगल से करवाना पड़ेगा, 180 डिग्री से। इट मींस ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स चाहिए और फिर उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी वो मोर शील्डेड है, ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। जो न्यूक्लियाई है वो बहुत ज्यादा शील्डेड है, यानी उसकी इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ने शील्ड करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। उसका अपना एक लोकल डायामैग्नेटिक करंट है, वो ज्यादा है लोकल डायामैग्नेटिक करंट, जिसकी वजह से उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट हो रहा है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। मींस ऐसे न्यूक्लियाई अच्छी तरह से अलाइन नहीं होंगे। अगर आप यहां पर चेक करें तो ये परफेक्ट अलाइनमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये अलाइनमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन कर गया उसके साथ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी ज्यादा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं हुई। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके इर्द गिर्द जिन्होंने इसको सराउंड कर रखा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो फिर ये ऐसे समझे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने एक्सपोज है, इसका अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम है जो इसको अपोज करे, तो ये एक्सपोज हो चुका है और बिल्कुल अलाइन कर गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको अगर आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देनी है तो थोड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको थोड़े से एंगल से यहाँ तक लेके आना है, आपने कम एंगल से रोटेट करवाना है। मींस इसके लिए एनर्जी कम चाहिए। ये इसको इस स्टेट में लेके आने के लिए बीटा स्पिन स्टेट में देखें थोड़े एंगल से आपको रोटेट करवाना है, इसको बड़े एंगल से। यानी जितना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसको फ्लिप करवाना आसान होगा, वो लो फ्रीक्वेंसी पे फ्लिप कर जाएगा और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो होगी। वो शील्डेड होगा, उसको शील्ड किया हुआ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट अच्छी हो जाएगी। अब उसको स्पिन करवाना, रेजोनेट करवाना मुश्किल हो जाएगा, बीटा स्पिन स्टेट में लेके जाना, यानी ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी चाहिए और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाए। अब है रेफरेंस यहाँ कौन सा है, यहाँ भी रेफरेंस हम यूज करते हैं टेट्रामिथाइल सीलेन। रेफरेंस यूज करने की वजह, फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस थोड़ा होता है तो हमें स्टैंडर्ड चाहिए। क्यों यूज करते हैं टीएमएस? एक वजह, इसके मिथाइल ग्रुप काफी शील्डेड होते हैं। नंबर 2 पे इसकी पीक एक एंड पे आ जाती है, यानी 0 पे पीक आ जाती है, जिसकी वजह से कंपेयर करना आसान होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। इसके सारे जो कार्बन एटम हैं, जो मिथाइल ग्रुप हैं, ये सारे के सारे सिंगलेट शो करते हैं, यानी एक ही पीक आती है। और फिर एट द एंड जब हम एनएमआर कर लेते हैं तो ये वोलाटाइल है, ये वेपोरेट हो जाता है और हम कंपाउंड इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए हमें रेफरेंस चाहिए। केमिकल शिफ्ट है क्या? केमिकल शिफ्ट है कि टीएमएस से कितना दूर होगा हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो कार्बन है, उसकी पीक कितनी दूर आएगी, इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। अब ये सेम होगी एट डिफरेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, आप 100 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, आप 300 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, आप 600 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, तो ये पीक की जो वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट है, वो सेम रहेगी। कैसे निकालते हैं? शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। इससे जो पीक की वैल्यू आती है वो सेम आती है जब भी हम निकालेंगे, जिस मैग्नेटिक फील्ड पर मर्जी उसको निकालें, यानी ये वैल्यू नहीं बदलती, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यही रहती है। इसके बाद है फैक्टर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, प्रोटॉन या कोई भी न्यूक्लियाई कार्बन होगा, प्रोटॉन होगा, वो ज्यादा डी शील्डेड होगा, और डी शील्डेड होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 है, sp2 है, sp है, तो s करेक्टर ज्यादा होता है, तो s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अवे चले जाते हैं। जैसे एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से ही अटैच है, एक कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब चले जाएंगे। इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द कार्बन के इलेक्ट्रॉन थोड़े हो जाएंगे, कार्बन थोड़े हो जाएंगे, तो ये डी शील्डेड हो जाएगा। डी शील्डेड का मतलब है इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा। और इसी तरह एस करेक्टर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह ही इफेक्ट करता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी। अनिसोट्रॉपी होता है नॉन यूनिफॉर्म, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली होता क्या है, ये वहां होगा जहां पाई बॉन्ड होते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखें, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से है, वो लोकल डायामैग्नेटिक करंट है, और लोकल डायामैग्नेटिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब एक है जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड V नॉट, जबकि ये उसकी डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जबकि यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो प्रोड्यूस करता है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो ये डायरेक्शन है। इसका मतलब है ये इस साइड पे अलाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और यहां पर अपोज कर रहा है। अब प्रोटॉन की जगह कौन सी है? क्या प्रोटॉन उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर वो अपोज कर रहा है? अगर तो इस जगह पर प्रोटॉन आ गए तो वो शील्डेड प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये फील्ड अपोज करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, और वो
हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे, सॉरी शील्डेड होंगे, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो हो जाएगी। ये वाले जो हैं ये अलाइन कर जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसका मतलब है कि ऐसे जो प्रोटॉन्स होंगे इनको रेजोनेट करवाना आसान है। यानी ये वाले जो प्रोटॉन हैं, ये प्रोटॉन अल्कीन्स के ये डी शील्डेड एरिया में चले गए, यानी इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ये अपोज नहीं कर रहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। मींस ये अगर डी शील्डेड एरिया में चले गए हैं, डी शील्डेड का मतलब है इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी और इनको रेजोनेट करवाने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन चाहिए, आरएफ वैल्यू ज्यादा होगी। अगर यहां पर आ जाएंगे तो फिर इसका मतलब है वो शील्डेड होंगे, और शील्डेड होंगे तो उनको रेजोनेट करवाना आसान होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल, अगर वो शील्डेड है, शील्डेड का मतलब है उनकी प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको रेजोनेट करवाना आसान होगा और वो लो फ्रीक्वेंसी पे यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह आप बेंजीन के प्रोटॉन को देखें तो बेंजीन के प्रोटॉन भी जो होते हैं वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, सॉरी इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे बाहर निकल जाते हैं। वो इस जगह पर होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा होता है, यहाँ पर नहीं होते जहां पर वो अपोज कर रहा होता है। थर्ड क्या निकलता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन रिंग के, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड अपोज उस जगह पे कर रहा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जहां पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है। यानी बेंजीन के प्रोटॉन भी सारे के सारे डी शील्डेड एरिया में हैं और ये अल्कीन से भी ज्यादा डी शील्डेड होंगे, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक अनीसोट्रॉपी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन अल्काइंस के केस में अगर हम देखें तो अल्काइंस के केस में अल्काइन किस तरह से अलाइन करती हैं, तो इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो शील्डेड एरिया में आ जाते हैं और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती है। यानी शुरू में अल्कीन्स आएंगी, फिर अल्काइंस आएंगी, फिर अल्कीन्स हैं, और बेंजीन में मैग्नेटिक अनीसोट्रॉपी ज्यादा होगी। मींस एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है उससे जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी वो एक जगह यहाँ पर जो है जहाँ पाई बॉन्ड होता है वहां पर अपोज कर रहा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और इस जगह पर वो अलाइन हो रहा होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर तो प्रोटॉन वहां आगे जैसे अल्काइंस में है, प्रोटॉन उस जगह पर आगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है, तो वो शील्डेड होंगे, वो शील्ड कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस एरिया में आगे जो अलाइन कर रहा है तो ये डी शील्डेड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रॉपर अलाइन करेगा और इसको रेजोनेट करवाना मुश्किल और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं। अब हम देख लेते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। देखें यहाँ पर सबसे पहले ये वाला एरिया है सैचुरेटेड कार्बन है, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं, ये जाता है 60 तक। अब इसमें सबसे पहले तो प्राइमरी कार्बन है CH3, उसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन है, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये जो प्राइमरी हैं ये ज्यादा शील्डेड होती हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के इर्द गिर्द ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो शील्डेड ज्यादा है, शील्डेड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रॉपर अलाइन नहीं होगा, तो उसको रोटेट स्पिन करवाना, रेजोनेट करवाना आसान हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी कार्बन, अब सेकेंडरी कार्बन में ऐसा क्यों होता है, सेकेंडरी कार्बन जो है इसमें कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन में देखें सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे
और कार्बन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा शील्डेड हो जाएगा, और ज्यादा शील्डेड से मुराद है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम आएगी। लेकिन जब आप एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर कार्बन लगाते हैं तो कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इसका मतलब है ये कार्बन तो इसको इफेक्ट नहीं कर रहा। अब दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जितनी तीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से होगी, क्योंकि अब एक कार्बन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीन हाइड्रोजन से कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ज्यादा शील्डेड था। यहाँ दो हाइड्रोजन से अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर हम और कर दें एक कार्बन तो ये और ये कार्बन तो इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। ये एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यानी उतने इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द इस कार्बन के टर्शरी कार्बन के ज्यादा नहीं है जितने प्राइमरी में थे। और क्वाटरनरी कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता, देखिए ये 60 तक चले जाते हैं, डी शील्ड हो जाते हैं। तो कार्बन जब कार्बन से अटैच होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट करता। अलबत्ता जब हाइड्रोजन से अटैच होता है तो वो ज्यादा शील्डेड होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि 40 से 80 तक जाएगा। इसमें है जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच होता है कार्बन sp3 ही रहेगा, सैचुरेटेड ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इफेक्ट करेगी। देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये 40 to 80 है, ये 35 to 80 है अगर क्लोरीन होगा, और ब्रोमीन होगा तो 25 से 65। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा कार्बन की तरफ से खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो डी शील्डेड होगा। यानी डी शील्डेड का मतलब है वो ज्यादा अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड से और उसको ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स चाहिए होंगी। ये जो एरिया है यहाँ पर आती है मैग्नेटिक अनीसोट्रोपी, यानी यहाँ आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अपोज भी करता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, और अलाइन भी होता है। जो एल्कीन में प्रोटॉन है वो अलाइन एरिया में होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करता है एक्सटर्नल के साथ, लेकिन अल्काइंस के प्रोटॉन उस रेंज में होते हैं जहां पर वो अपोज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये लेस डी शील्डेड है, यानी शील्डेड एरिया में है 65 to 90, लेकिन अल्कीन 100 से 150 पे चले गए हैं। और बेंजीन में पाई बांड ज्यादा है, मैग्नेटिक अनीसोट्रोपिक इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और इसके 6 के 6 प्रोटॉन जो हैं वो बाहर हैं उस इफेक्ट से, यानी ये उस एरिया में है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के साथ अलाइन कर रहा है। फाइनली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप वाले आ जाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे। ये सारे कार्बोनिल ग्रुप हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड होते हैं 185 से 220। तो ये चार रेंजेस आपको याद करनी। एनएमआर कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा याद करने के लिए आपको सिर्फ ये रेंज याद होनी चाहिए कि किस रेंज में सैचुरेटेड कार्बन है, किस रेंज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम अटैच हो तो फिर कार्बन आता है, इस रेंज में पाई बांड आ जाए तो मैग्नेटिक अनीसोट्रोपी इफेक्ट करती है। और यहाँ पर ना सिर्फ मैग्नेटिक अनीसोट्रोपी होती है पाई बांड की वजह से, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, दो फैक्टर लग जाएंगे। इसका मतलब है ये और ज्यादा डीशील्डेड हो जाएगा। एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक अनीसोट्रोपिक इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, और दूसरा जो इफेक्ट लगना है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो और ज्यादा डीशील्डेड हो जाएंगे। तो इसमें आप प्रोटॉन को देख लें या कार्बन को देख लें, दोनों में एक तरह से है, सिर्फ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज का फर्क है। ये वाली केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज इसमें ज्यादा होती हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं प्रोटॉन एनएमआर से 0 से 12 तक होती है वैल्यू, तो यहाँ होती है 8 to 220। तो यहाँ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज ज्यादा है, अलबत्ता रीजन वैसे ही हैं। सबसे पहले वहां भी क्या था, यहाँ भी सैचुरेटेड एरियाज ही थे, वहां पर जो लो वैल्यूज थी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आए थे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन या कार्बन अटैच होता था। उसके बाद आगे थे मैग्नेटिक अनीसोट्रोपी वाले, और उसके बाद एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए थे, उनका हाइड्रोजन आ गया था, प्रोटॉन आ गया था।
तो दोनों में एक ही तरह से इफेक्ट होना है, हाइड्रोजन प्रोटॉन एनएमआर में भी और कार्बन 13 एनएमआर में भी। सिर्फ जो केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। और उनके डिफरेंट होने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें जायरोमैग्नेटिक रेशियो कार्बन में कम होती है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्यों कम होती है? क्योंकि इसका मैस जो है वो मैस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स हैं और जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, पार्टिकुलरली केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रोटॉन एनएमआर का स्पेक्ट्रम सॉल्व करना है तो सिर्फ आपको ये वाली, सॉरी कार्बन 13 का ये वाली वैल्यू याद रखनी है। फैक्टर दोनों के सेम है, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी सेम ऐसे इफेक्ट करेगी जैसे इनको इफेक्ट कर रही होती है हाइड्रोजन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।